अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा तक़वी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिजारती मसाइल। हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियों की क्लियरेंस। दरामद की जाने वाली पुरानी गाड़ियों की क्लियरेंस के जरिए ड्यूटी टैक्सेस की मद में एक खतीर रकम कौमी खजाने में जमा की जाती है। क्या गाड़ियों की क्लियरेंस का तरीका दुरुस्त है या इनमें बहुत सी खामियां पाई जाती हैं? गाड़ी की क्लियरेंस जाली कागजात के जरिए भी की जाती है। आया इसमें क्लियरिंग एजेंट मुलविस होते हैं या इसमें कस्टम अफसरान का भी कोई हाथ होता है? इन तमाम तर सवालों के जवाबात के लिए हमने दावत दी है ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन अरशद जमाल और एक मशहूर बिजनेसमैन शर्जील जमाल को। शर्जील साहब, आप ये बताएं, गाड़ियों की क्लियरेंस के तरीक़ेकार में क्या खामियां है और उसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रज़ा साहब, आपने हमें मौका दिया ये बात करने को। एक तो बहुत बहुत मुझे खुशी है कि पहली दफ़ा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे इनिशिएट हुआ है जिसमें ताजिरों के मसाइल जो है उनको डिस्कस किया जाएगा, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये स्टेप के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है और अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। बात यह है कि गाड़ियों की क्लियरेंस का जो एक इशू है वो बहुत अरसे से चल रहा है, और उसमें मेन रीजन ये है, जो मैं अगर आप समझते हैं कि जिम्मेदार समझता हूँ, तो मैं उन लोगों को जिम्मेदार समझता हूँ जो गाड़ी की क्लियरेंस में जानबूझ के जो है वो फेक पासपोर्ट, डुप्लीकेट पासपोर्ट और ऐसी पॉलिसीज बना के जिसमें उनको पता होता है वेरी फर्स्ट डे कि ये इम्पोर्ट पॉलिसी को मिसयूज किया जाएगा, वो पॉलिसी अनाउंस करते हैं। उस अनाउंस करने के बाद लोगों को इम्प्लीमेंट करने पे जोर देते हैं, और उन लोगों को कहा जाता है कि इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में यूज गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, पूरी दुनिया में, कोई एक पाकिस्तान वाइड आपने ये नहीं कहा है। कि फेक पासपोर्ट किस तरीके से? फेक पासपोर्ट ऐसे होते हैं कि जी देखें, सेक्शन 32 और 155D बड़ा क्लियर है इसमें कि कस्टम के पास अगर मैं आता हूं तो मैं बोनाफाइड ही डिक्लेरेशन आपको दूंगा। मैं कस्टम के पास आता हूं और मैं बोलता हूं जी मैं पैसेंजर हूं जेनवन, पहली बात वो गलत बोलता है, वो पैसेंजर जेनवन नहीं होता। 10% पैसेंजर जेनवन होते हैं, 90% पैसेंजर जो है वो जेनवन नहीं होते। वो अपना पासपोर्ट बेचते हैं, मुख्तलिफ एजेंट्स कराची में घूम रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं। इवन कनाडा, अमेरिका, यूएस में फेसबुक पेजों में पासपोर्ट बिक रहा होता है, और वो पासपोर्ट बिक रहा होता है, उसको पासपोर्ट को बेचा जाता है, और वो पासपोर्ट लोग गाड़ी के हिसाब से खरीदते हैं। ये छोटी गाड़ी पासपोर्ट है तो बेचने से क्या मुराद है आपकी? अपनी यूजर आईडी बेचना, यानी आपको एक एग्जम्पशन या एक इंपोर्ट पॉलिसी अलाउ नहीं है, वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते लीगली, तो आप क्या करते हैं, किसी और की यूजर आईडी यूज करते हैं। तो जब आप किसी और की यूजर आईडी यूज करते हैं, इस तरह आपको अलाउ नहीं है इंपोर्ट करना गाड़ी, आप किसी और का पासपोर्ट यूज करते हैं एज अ इन्वेस्टर, और उसकी यूजर आईडी यानी उसका पासपोर्ट इस्तेमाल करके कस्टम वालों के साथ मिलके कस्टम वाले इसमें पैसे लेते हैं, पर पासपोर्ट भी पैसे लेते हैं, पर गाड़ी भी पैसे लेते हैं। और ये बात तो पर इतना गाड़ी खुले कितने सच पैसे है, लेते हैं? डिपेंड करता है हर गाड़ी के ऊपर। मेरे ख्याल से मैंने तो ये भी सुना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, चूंकि मैंने बहुत बड़ी गाड़ियां कभी क्लियर नहीं कराई, छोटी दो गाड़ियां मैंने क्लियर कराई हैं खुद। मुझसे कस्टम वाले ने 40,000 रुपये पर गाड़ी मांगे, जिसकी मैंने कंप्लेन कर दी। जब मैंने कंप्लेन कर दी तो जी वहां पे एक बड़ा शोर मच गया कि जी आपने क्यों कंप्लेन कर दी। तो मुझे तो बाकायदा ये बोला जाता है अक्सर और बेशतर कस्टम की तरफ से कि भाई अगर तुम्हें चल रहा है चलने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों बताते हो दुनिया को कि शर्जील साहब, पैसे। आप अपना पर्सनल मैटर्स बयान नहीं करें। मैंने आपसे पॉलिसी के बारे में पूछा है, आप वो बयान करें। मैं पॉलिसी आपको बता रहा हूँ ना, कि जब आप पॉलिसी ऐसी बना देते हैं और आप ये बता देते हैं कि जनाब आप गाड़ी इंपोर्ट करो और गलत तरीके से इंपोर्ट करो, और उसमें गलत पासपोर्ट, गलत इंपोर्ट पॉलिसी को आप इस्तेमाल करने की कोशिश करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग तो बेचारों के पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं और आप गाड़ी नहीं मंगा सकते इंपोर्ट करके, चाहे ड्यूटी पूरी देना चाहें। तो गाड़ी मंगाने का एक ही तरीका है, जापानी गाड़ी या जो भी आप इंपोर्टेड गाड़ी मंगा रहे हैं उसका तरीका जो उन्होंने पॉलिसी में बनाया। मैं समझता हूँ पॉलिसी मेकर सबसे पहले जिम्मेदार है। दूसरा जिम्मेदार वो है जो जानबूझ के जो है वो ये गलत काम को शुरू करता है और उसको क्लियर करता है। अच्छा, इन खामियों को दूर किस तरीके से किया जाए? सही पॉलिसी बना के, दुनिया में क्या यूज गाड़ियां नहीं आ रही हैं, आप पॉलिसी रिसर्च करें ना, हमारे यहाँ तो पॉलिसी बनती है। ये जो बत्ता माफिया है इससे मिलके, ये बत्ता माफिया कहती है कि हमें पैसे और रिश्वत मिलनी चाहिए, वही पॉलिसी बनाते हैं, वही सजेस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, और वो सजेशन के ऊपर कार्रवाई हो जाती है।
और वो सारे काम ये इसी तरह करते हैं। अगर ये चाहे मुल्क के लिए काम करना चाहे तो क्या दुनिया में यूज गाड़ियां इंपोर्ट नहीं हो रही? पूरी दुनिया में हो रही हैं। तो ये गाड़ी वो लोग कौन यूज सी का पॉलिसी कर आजादाना रहे हैं? तरीका किस तरीके से कर सकते हैं? इनको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढनी पड़ेगी ना। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, दूसरे मुल्क कैसे गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं उनकी लोकल इंडस्ट्री हिट हो रही? हमारी सिर्फ लोकल इंडस्ट्री है, दुनिया में और किसी के पास लोकल इंडस्ट्री नहीं है? क्या दुनिया में और लोगों के पास चीजें नहीं है? दुनिया में हर चीज का हल है, मगर हमारे यहाँ क्या है, पॉलिसी बनाई जाती है उन लोगों से जो के रिश्वत का दरवाजा खोले। हमारे यहाँ पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है कि मंथली पैसे कैसे मिलेंगे, वीकली पैसे कैसे मिलेंगे, यही तो हमारी पॉलिसी है, जिसकी वजह से गाड़ियों में हमारे साथ पिछले कई सालों से ये होता आ रहा है। अच्छा, गाड़ियां जो बुक कराई जाती हैं वो किसी दूसरे के नाम पे होती है, क्लियर दूसरे के नाम पे होती है, किस तरीके से कर लेते हैं लोग? होता ये है कि ये एक फेक नाम के ऊपर गाड़ी पहले बुक करते हैं, खरीदता कोई और है। क्योंकि ऑक्शन में तो वो बंदा जो पैसेंजर है वो बेचारा कभी खरीद ही नहीं सकता। अगर ये इनको, इसीलिए मैं कहता हूँ कस्टम इन्वॉल्व है, कि कस्टम को हर बात पता है। कस्टम वाले खुद इंपोर्टर हैं, खुद इन्वेस्टर हैं, खुद उनके बच्चों के ऑक्शन के अकाउंट है, जापान में ऑक्शन के अकाउंट है, उनके ऑनलाइन अकाउंट है। नैब पता नहीं क्या क्या ढूंढती रहती है, इनके बच्चों के अकाउंट देखें तो इनको मिल जाएंगे। इनके बच्चों के ऑक्शनर के पास अकाउंट है। तो वो क्या करते हैं, ऑक्शन पे गाड़ी खरीदते हैं, वो बाकायदा उसकी पेमेंट जाती है, ऐसे नहीं खरीद लेते वो हवा में, उसकी पेमेंट करते हैं ये लोग। जब वो उसकी पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, उनका क्या तरीकेकार है, वो पेमेंट करके वो गाड़ी खरीदते हैं। जब वो गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद उसको एक फेक पासपोर्ट या फेक आदमी के नाम पे वो शिप कर देते हैं। फिर कस्टम वालों के साथ मिलके अमेंडमेंट करते हैं, उसमें उसका आप जो है नाम अमेंड ज्यादातर, करते हैं। शर्जील भाई, आप जो है ज्यादातर फेक पासपोर्ट का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। फेक पासपोर्ट कैसे हो सकता है कि एक आदमी गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है, तो फेक पासपोर्ट कैसे हो सकता है? पासपोर्ट तो असली होता है। वो गाड़ी तो इंपोर्ट नहीं कर रहा, ने तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं होता गाड़ी। उस बेचारे को तो जिंदगी में गाड़ी मैसर ही नहीं है। उससे आप लैंड क्रूजर इंपोर्ट करवा देते हैं। वो बेचारा जो है 2 4 5 लाख या 20 लाख रुपए के चक्कर में वो गाड़ी ले लेता है और आपको पासपोर्ट दे देता है। आप पासपोर्ट जब खरीद लेते हैं, जब वो पासपोर्ट का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप जाली पासपोर्ट कस्टम को दे रहे हैं कि ये बोनाफाइड इंपोर्टर है। एक्चुअली तो बोनाफाइड इंपोर्टर नहीं है। वो तो आपको पता है कि वो जो एक कुद्दूस खान है जो पेशावर में कहीं बैठा हुआ है, उस बेचारे ने तो कभी टोयोटा करोला से आगे गाड़ी नहीं देखी, उसके नाम पे आप लैंड क्रूजर V8 मंगा लेते हैं। उसको V8 का स्पेलिंग भी नहीं आती, और कस्टम वाले उसकी ड्यू डिलिजेंस करते नहीं है और उसको क्लियर कर देते हैं। और कस्टम वालों से ये पूछे भाई इसकी खरीदी कैसे उसने गाड़ी, वो भी नहीं पता। उस बेचारे की 1600 धर्म सैलरी होती है और वो पाकिस्तान में 16 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा होता है। अच्छा अरशद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जाली दस्तावेजात पे गाड़ियां क्लियर, पिछले हफ्ते पिछले महीने एक केस हुआ जिसमें जाली दस्तावेजात पे गाड़ियां क्लियर की गई। तो ये जाली दस्तावेजात पे किस तरीके से क्लियर की गई, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने एक बड़ा बेहतरीन अखबार निकाल रहे थे और उसके बाद अब आपने ये शुरू किया है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेसिकली जो गाड़ियों का काम है, मैं इसे ओपन क्राइम कहता हूँ, जिसके अंदर कस्टम्स, FIA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें शामिल हैं। और ये एक अरेंज क्राइम है जो बाकायदा हो रहा है और इसको कोई इसकी तरफ नजर नहीं डालता। पिछले दिनों कुछ कस्टम एजेंट्स जो थे उनकी FIR लॉन्च हुई और FIRs के अंदर ये कहा गया कि ये डबल डॉक्यूमेंटेशन हुई है, एक पासपोर्ट पे 2 दफा गाड़ी मंगाई गई है। बेसिकली जो लॉ है वो ये कि एक पासपोर्ट पे एक गाड़ी आ सकती है 2 साल में, और 2 साल के बाद फिर वो कोई दूसरी गाड़ी मंगा सकता है। मैं जो मेरा कंसर्न है और जो समझता हूँ कि जो पॉलिसी इसकी बनाई गई है, जो इंपोर्ट पॉलिसी बनी है और इसमें जो जो लोग शामिल रहे, उन लोगों ने अपने मतलब के मुताबिक पॉलिसी बनाई और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और जूं जूं इस पॉलिसी के अंदर कहीं झोल आता है, अमेंडमेंट्स होती हैं, उसको अपने तौर से सीधा करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ आया वो जब आया जब ये कहा गया कि जी फौरन अपना जो बाहर से ड्यूटी टैक्सेस जो है उसका रेमिटेंस बाहर से आएगा। ये एक खुला मजाक है। और हुंडी का जो कारोबार है, और जो कहना चाहिए उसको एक और इसका नाम है हुंडी के अलावा भी, बहरहाल ये हुंडी के जरिए यहाँ से पैसा जो है बाहर मूव किया जाता है, या बाहर उनके अपने बैंक अकाउंट्स हैं, या अपने बाहर सरमाया है जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर गया।
उस सरमाए को इस्तेमाल करके और ये सारा काम अरेंज तरीके से शुरू कर दिया गया है। जिस वक्त ये लॉ आया था उस वक्त 10 महीने तक 8-10 महीने तक कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई थी, क्योंकि सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, उसको पेचीदा कर दिया गया था। वो पेचीदा किया गया था क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं कि बाहर से जो गाड़ी इंपोर्ट हो रही है उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर यहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व है। अच्छा, लोकल इसमें जो इंडस्ट्री से मुराद है रेमिटेंस जो आ रही है, जो ड्यूटी टैक्सेस भर रहे हैं, इसमें रेमिटेंस आती है, रेमिटेंस किसके अकाउंट में आती है? ये जो गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है या क्लियरिंग एजेंट के उसमें आती है, किस में आती है? देखिए मैं वही बता रहा हूँ, सारा का सारा सिस्टम गलत है। तो मैंने जो कहा था पहले कि ये ओपन क्राइम है, वो यही है कि सबको सब पता है, लेकिन उसके बावजूद बोलने को कोई तैयार नहीं है। मेरा जो कंसर्न है वो क्या है? मेरा कंसर्न ये कि हम समुद्र पार पाकिस्तानी, यस हमें उनको सहूलियात देनी चाहिए, हमें उनके लिए काम करना चाहिए, वो हमें रेमिटेंस बाहर से भेजते हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि एक पाकिस्तानी जिसने गाड़ी इंपोर्ट की है उसने सिवाय कस्टम टैक्सेस के और कितना रेमिटेंस पाकिस्तान भेजा है? कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि यानी इसने इतना पूरे रेमिटेंस साल में कितना पाकिस्तान। कितना रेमिटेंस भेजा है पूरे? देखे ना, मैं वही बता रहा हूँ कि 10,000 दरम या 5,000 दरम 4,000 दरम पे यहाँ से जा रहे हैं, उनके अपने अखराजात भी हैं, उसके बाद वो जहाँ यहाँ पैसा भेजते हैं वो कितना पैसा भेज रहे हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब एक मजदूर लेक्सस तो इंपोर्ट नहीं करेगा। बुनियादी तौर पे जब ये पॉलिसी आई थी उसमें ये कहा गया था कि जी जो गाड़ी आपके जेर इस्तेमाल है वो आप ला सकते हैं। उसके बाद इसमें तब्दीलियां ला ला के इन्होंने अब पैसेंजर है दुबई में, गाड़ी आ रही है जापान से, तो बहुत सारे फ्लॉज हैं। मेरा जो कंसर्न है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहां आप समुद्र पार पाकिस्तानी को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसके नाम पे क्राइम कर रहे हैं, एक जायज काम भी करें, और वो ये कि नेशनल टैक्स पेयर्स, जो यहाँ का टैक्स पेयर है, जो टैक्स अदा करता है, उसको पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाजत क्यों नहीं है? वो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो अपनी सोर्सेज से अपनी गाड़ी इंपोर्ट करेगा और उसको डिक्लेयर भी करेगा। ये जो जितने भी कार डीलर हैं इनको परमिशन दे देनी चाहिए, उसको आप बाकायदा रजिस्टर करें, 50 गाड़ी 100 गाड़ी 200 गाड़ी के कोटे दें, और वो जितने भी नेशनल टैक्स पेयर हैं उनके थ्रू गाड़ियां मंगवा सकें। इससे ये फायदा हो जाएगा, एक तो रेवेन्यू जो है उसमें भी इजाफा होगा, बैल प्रैक्टिस खत्म हो जाएंगी, ये बीच के जितने धंधे सारे बंद हो जाएंगे, और नेशनल टैक्स पेयर का हक नहीं है कि वो गाड़ी अरशद बाहर भाई, से अगर इंपोर्ट करे। पॉलिसी सीधी हो गई तो कस्टम वालों को रिश्वत कैसे मिलेगी इस पूरे प्रोसेस? एक चीज एक चीज सर एक चीज सुन लें। दूसरी चीज ये कि देखें, जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ, जितनी गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, जितने पैसेंजर्स के नाम पे आ रही हैं, गाड़ियां उनके नाम से रजिस्टर नहीं होती, पहली बात। या आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें एक्साइज का कि जितनी गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है, कितने परसेंट, शायद 1 से 2% मुश्किल से गाड़ी हो जो जेन्युइन पैसेंजर हैं और उनके नाम पे रजिस्टर हुई होंगी। अदरवाइज जितनी गाड़ी आ रही है बाहर से, जितनी गाड़ी इंपोर्ट हो रही हैं, वो रजिस्टर होती है यहाँ के नेशनल टैक्स पेयर के नाम से। तो जब नेशनल टैक्स पेयर ही उसका खरीदार है, वही उसका यूजर है, तो नेशनल टैक्स पेयर जो है उसको आप बाकायदा परमिशन दें, कार यानी डीलर्स आपके को कहने का बाकायदा मतलब एक यह है कि जायज पॉलिसी ही नेटवर्क में गलत लेके बनाई गई आइए। है? अच्छा साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि पॉलिसी है ही गलत पॉलिसी, और पॉलिसी हुकूमत ने नहीं बनाई, पॉलिसी जो है वो माफियाज बनाती हैं। और हमारे यहाँ पॉलिसी सबसे का बड़ा मतलब अलमिया सिर्फ यही ये है कि पॉलिसी सिर्फ माफियाज सिर्फ हफ्ते बनाते के हफ्ते रिश्वत कलेक्शन हो जाए, इनका सिर्फ एक ही मकसद है पॉलिसी बनाने का, और कोई मकसद ही नहीं है। हैं अरशद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। ना। अरशद भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी जो अरशद भाई कह रहे हैं, बिल्कुल 100% ठीक बात कह रहे हैं। अरशद भाई रिकनेक्ट हो जाएं, वो कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को, मगर मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिसी बनाई इसीलिए जाती है कि करोड़ों रुपए की रिश्वत भी इकट्ठी होती है सेम हफ्ते के हफ्ते कस्टम हाउस के अंदर। एक तो कस्टम हाउस के हर अफसर को पता है कि ये जाली फेक पासपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट हो रही है, और कई लोगों ने इस बात को एडमिशन किया है कि जी गलत होते हैं पासपोर्ट, गलत होते हैं पासपोर्ट। अच्छा, मेरा तो सवाल ये है ना कि चले गलत होता है, कस्टम वाले कहते हैं हमें क्या पता गलत है, हम तो क्लियरिंग एजेंट के अंडरटेकिंग ले लेते हैं, पता नहीं क्या ले लेते हैं। मेरा तो सवाल ये है कि आपने परचेज की है गाड़ी, जी जी जी। आपने कैसे परचेज किया, आप मुझे बता दें। कस्टम क्यों नहीं मांगती है कागज की परचेज कैसे की है? कस्टम परचेजिंग का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मांगती है। क्यों नहीं मांगती? इसलिए नहीं मांगती कि वो कहता है परचेज का रिकॉर्ड जो है अगर हमें मिल अरशद गया तो हमें अरशद पता भाई ने लग जाए। ज्वाइन कर लिया है, हम चले अरशद अरशद भाई भाई से। अपनी बात कंप्लीट करेंगे जी। मैं ये कह रहा था, रजिस्ट्रेशन का जितना रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड निकालें, आप चेक कर हुई किस किस नाम पे रजिस्टर हुई। आप आज जितने भी शोरूम्स हैं उन पे जाके चेक कर लें, सारी गाड़ियां जो हैं वो उनके आपको इंपोर्टर कहीं नहीं मिलेंगे।
अच्छा, ये बैरून मुल्क ज्यादातर जो है मजदूर तबका होता है, इनके नाम पे गाड़ियां क्लियर होके उनको हमारे बिजनेसमैन जो है उसको गाड़ियों खरीद लेते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कुछ पॉलिसी बन सकती है, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? सर, रोकथाम रोकथाम इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के तहत ही होनी है। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर का ही ये सारा फ्लॉ है कि इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में सिर्फ ये एंटीएन होल्डर को अलाउ कर दें और समंदर पार पाकिस्तानी को भी करें, और एक कंडीशन लगा दें कि 2 साल तक कोई गाड़ी, आप देखें सारे फ्रॉड बंद हो जाएंगे। मैं अच्छा, आपको ये बताऊं कि दूसरे अगर ममालिक में जो गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, मैं उसकी थोड़ी सी आपको करूं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा कि दूसरे ममालिक में जो गाड़ी इंपोर्ट होती है वो आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाजत होती है। अगर आप यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है जी, और आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल नेम पे गाड़ी है, जो समुद्र पास पाकिस्तानियों के लिए मैं सबसे ज्यादा सपोर्ट करूंगा इस बात को, कि अगर आपके पास अपनी पर्सनल नेम की गाड़ी है और आप उस गाड़ी की एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की क्लियरेंस ले लेते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से या किसी से भी, तो पाकिस्तान में अगर वो आपके नाम पे है तो आप उसको अपने नाम पे रखें बगैर ड्यूटी एंड टैक्सेस के। पूरी दुनिया में ये कानून है, किसी ने भी ड्यूटी नहीं भरनी होती अपनी 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 गाड़ी के ऊपर, सिवाय ड्यूटी फ्री होती है, बाकी छोटे मोटे चार्जेस आपको देने होते हैं। बाकी जो अरशद भाई की बात है वो 100% ठीक है कि इसका पॉलिसी ही का मसला है और इसकी पॉलिसी को जानबूझ के ऐसा बनाया गया। शर्जील, आप जी जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि दुनिया में जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और जो पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जो वहां वो पाकिस्तानी नहीं होते, उनको इस किस्म की सहूलतें मौजूद हैं। उधर भी लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है गाड़ी, बल्कि वहां टोयोटा, होंडा, सुजुकी नहीं मैन्युफैक्चर हो रही, वहां पे दुनिया की हर गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है। मगर वो अपने जो सिटीजन है उनके लिए इस किस्म के कानून नहीं बना रहे, वो लोगों को आसानी दे रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को सिर्फ एक तबका, बिल्कुल सही अरशद भाई की बात है, एक माफिया कहूंगा मैं, वो माफिया, उनको रिश्वत के चक्कर में, कमाई के चक्कर में उन्होंने पूरी पॉलिसी को हाईजैक किया हुआ है। जी, अरशद भाई से राब्ता हो गया, मेरे ख्याल से हमें जी उनसे बात करनी चाहिए। देखें, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो ही नहीं रही गाड़ियों की। पहली बात बताऊं, यहाँ पर असेंबलिंग यूनिट्स हैं, डिलीशन प्रोग्राम्स पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जाता। और इस आप देखें गाड़ी की प्राइस क्या है, 47% इस वक्त टैक्सेस बनते हैं अगर हम यहाँ की गाड़ी लें। अगर आप 47% टैक्सेस को रिड्यूस कर देंगे, आप उसको 20-22% पे ले आए, तो यहाँ की गाड़ी भी सस्ती हो जाएगी और बाहर की गाड़ियों की डिमांड में भी फर्क आ जाएगा। अब इस वक्त बात यही है कि बाहर से गाड़ी आती है, वो मजबूत भी होती है, पायदार भी होती है और सस्ती भी होती है। अब ये यहाँ पे ना तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, ना ही इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर जो इंपोर्ट की जा रही हैं गाड़ियां, उनके सिस्टम को सही किया जा रहा है। जब तक इस सिस्टम को सही नहीं करेंगे और इसको बैलेंस नहीं करेंगे और चोरी के रास्ते जितने खुले रखेंगे, बैल प्रैक्टिसेस और करप्शन इसी तरह जारी रहेगी। लिहाजा अरशद सबसे अरशद पहले अरशद भाई, जो आपसे एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसको चाहिए कि वो इस सिलसिले में तवज्जो दे और इसको सिस्टम को दुरुस्त करे। अरशद भाई, आपसे मैंने पूछा था कि रिमिटेंस को किस तरीके से लेके आते हैं, इंपोर्टर के अकाउंट में या क्लियरिंग एजेंट के अकाउंट में किस तरीके से लेके आते रिमिटेंस यहाँ जो पाकिस्तान में आ रहा है बाहर से, वो हैं? उसका अकाउंट ये यहाँ भी जो होता है। जिससे गाड़ियां क्लियर होती हैं। जी जी, मैं बता रहा हूँ, डबल सिस्टम में एक अकाउंट खुलता है उसका, फर्ज कर लें दुबई में, दूसरा अकाउंट खुलता है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान के अंदर रिमिटेंस आता है और उसका एक सर्टिफिकेट वहां से इशू होता है। अच्छा, बाहर अब क्या है, इस बार आप देखें दुबई, सऊदिया, इन दो जगहों पे बिलखसूस यहाँ पर पूरी एक माफियाज हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं और ये सारे सिस्टम अरेंज करते हैं अकाउंट्स के, हर चीज के। क्योंकि अकाउंट जो है, अब मैं खैर मैंने भी इसको इतना डीपली एग्जामिन नहीं किया, मुझे तो लग रहा है अकाउंट भी एक या दो बैंक हैं, वहीं सारे अकाउंट खुलते हैं और वहीं से सारे रिमिटेंस होते हैं। ये नहीं है कि मुख्तलिफ बैंकों के होंगे, जो मेरा अपना ख्याल है। लेकिन ये कि अब अगर इसकी मनी ट्रेल मांगी जाए, तो मनी ट्रेल के अंदर आप देख लीजिएगा कि सिवाय इसके कि वो ड्यूटी टैक्सेस के पैसे जमा हुए थे, इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट में कुछ भी कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई होगी। बल्कि जो बैंक अकाउंट है वो भी अगर 10 साल से भी बाहर है तो उसका नया अकाउंट ही खुला होगा और उसी अकाउंट से वो पैसा आया होगा। तो बड़ी क्लियर चीजें हैं कि एक तो मनी ट्रेल है, वो भी इसके अंदर प्रूव नहीं होगी। दूसरी चीज कि एक बंदा जिसकी सालाना आप आमदनी लगा लें वो इतनी नहीं है जितनी गाड़ी की प्राइस है, छह जाए के वो प्राइस के अलावा ये प्राइस भी जाहिर है ना कि प्राइस की जो थी उसकी, उसने वहां खरीदी गाड़ी और फिर उसके बाद जब उसके ड्यूटी टैक्सेस भेजे वो भी इतने ज्यादा हैवी हैं, तो वो कहां से आए।
तो ये सारी चीजें एक्चुअली ये रास्ते इसलिए इख्तियार किए जा रहे हैं कि ये गाड़ी यहाँ की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो उसके लिए हमें पॉलिसी भी बनानी चाहिए। हमने पॉलिसी नहीं बनाई, हमने चोरी के रास्ते बना दिए। लिहाजा मजबूरी ये है कि जो भी लोग इस पूरे ट्रेड में मुलव्वस हैं वो इन तमाम चोरियों पे मजबूर हैं। हमें चाहिए कि जब पॉलिसी दुरुस्त करें और इसको इस तरीके से इंपोर्ट करें कि जो एक्चुअल यूजर है, मैं आज भी कह रहा हूँ, एक्चुअल यूजर समंदर पार पाकिस्तानी नहीं है। गाड़ी यहाँ आके उनके नाम से रजिस्टर नहीं होती, गाड़ी आके उनके नाम से रजिस्टर होती है जो यहाँ पे यूजर है। तो आप डायरेक्ट यूजर को अलाउ करें, आपके सामने सारा डाटा मौजूद है, हर चीज मौजूद है, आप हर चीज को एग्जामिन करें। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है कि वो उस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करे। जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से गलत पॉलिसीज बनेगी तो जाहिर है फिर इस किस्म के चोरी के रास्ते भी निकले। देखिए ना, बैंकों की कंफर्मेशन करा लें, कुछ करा लें, अकाउंट तो वहां खुल रहा है बाहर के मुल्क में, रेमिटेंस जो आ रहा है वो उनका नहीं है, वो समंदर पार पाकिस्तानी का पैसा नहीं है, वो हुंडी के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो सारा काम हो रहा है। अच्छा शर्जील साहब, मुझे आपसे सवाल करना है। क्लियरिंग एजेंट ने गुज़िश्ता साल बजट में कुछ तजावीज़ दी थी गाड़ियों की क्लियरेंस के हवाले से, उसके उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी नजर से तो नहीं गुजरी। मेरे ख्याल से शायद क्लियरिंग एजेंट शायद कभी तजावीज देते ही नहीं है किसी भी नहीं जाती हैं ट्रेड बॉडी की तजावीज, पॉलिसी के हवाले से। नहीं कुछ जो ट्रेड बॉडी के हवाले से जाती हैं शर्जील साहब, फेडरेशन से भी जाती हैं, लेकिन उस सिर्फ फेडरेशन से जाती तजावीज होंगी, होती हैं। क्लियरिंग एजेंटों की तरफ नहीं, से शायद वो नहीं सिर्फ जाती होगी। तजावीज होती हैं, उनको माना जी कोई नहीं जाता, क्योंकि जी। ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब ब्यूरोक्रेसी किसी तजवीज को नहीं मानती। हाँ, अलबत्ता अगर कोई अरेंज सिस्टम के साथ तजवीज चली जाए उसको मान लिया जाता है। मेरा चूंकि इसमें मुझे कभी किसी क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन ने तजवीज दी नहीं, ना मुझसे नहीं, मैं पूछी, तो मुझे सिर्फ मालूम नहीं क्लियरिंग है। एजेंट से हट के बात कर रहा हूँ। हाँ जो वो तो जाती हैं, वो तो मुझे मालूम है, फेडरेशन एसोसिएशन है, वाले में मुख्तलिफ जाती हैं। ट्रेड बॉडीज हैं, जी वो तो फेडरेशन है, जाती हैं। चैम्बर है, आप देख लें हर साल वो चीख रहे होते हैं कि जी हमने तजावीज भेजी, हमारी तजावीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा नहीं, मैं है। अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन से कभी मुझे कोई सर्कुलर नहीं आया कि आपने अगर तजावीज देनी है तो दे दें। मुझे तो याद नहीं पड़ता कब। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू हमने की, फैसला आप करें। फिर मिलते हैं एक नए उन्वान के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।